हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन पोर्ट। आज के इस सेशन में हम भारत का महान्यायवादी, महाधिवक्ता, अपर महाधिवक्ता, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री को कंप्लीट करेंगे। आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं महान्यायवादी से। आर्टिकल नंबर 76 में महान्यायवादी की चर्चा की गई है, यानी कहा गया है कि भारत का महान्यायवादी होगा 76 के अंतर्गत। अगर नियुक्ति की बात करें तो नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन मंत्रिपरिषद की सलाह पर मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। ठीक है। भारत के महान्यायवादी को भारत का प्रथम विधि अधिकारी प्रथम विधि अधिकारी भी कहा जाता है, फर्स्ट लॉ ऑफिसर। महान्यायवादी ना ही सरकारी सेवक होता और ना ही इसका टेन्योर फिक्स होता है। ये राष्ट्रपति की इच्छा पर डिपेंड करता है कि महान्यायवादी का जो पद है वो कितने समय तक उसका टेन्योर रहेगा। ठीक है। लेकिन जनरली ये देखा जाता है कि जब सत्ता बदलती है तो महान्यायवादी भी अपना रेजिग्नेशन दे देता है जनरली। अगर क्वालिफिकेशंस की बात करें, यानी योग्यता की, तो योग्यता ही इसकी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने जैसी योग्यता होनी चाहिए, या फिर हाई कोर्ट में न्यायाधीश रहा हो मिनिमम 5 साल, या फिर 10 साल तक उसने वकालत की हो हाई कोर्ट में, या फिर राष्ट्रपति की नज़र में बहुत बड़ा विधि का ज्ञाता हो। ठीक है। भारतीय नागरिक हो, तो ये जनरल एक बात है कि भारतीय नागरिक होना चाहिए। ठीक है। योग्यता आपको समझ में आ गई। मैं यहाँ मिनिमम लिख देता हूँ, मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस। ठीक है, एज ए न्यायाधीश। ठीक है, किसमें? हाई कोर्ट में। या फिर मिनिमम, अगर न्यायाधीश नहीं है तो 10 साल का, 10 साल का एक एक्सपीरियंस एज ए वकील, वकालत उसने की हो हाई कोर्ट में। ठीक है। सैलरी की बात करें, सैलरी राष्ट्रपति इसकी तय करते हैं कि कितनी सैलरी होनी चाहिए। राष्ट्रपति की इच्छा पर ही डिपेंड करता है कि इसको कितनी सैलरी मिलनी चाहिए। ठीक है। अगर हम इसके कार्यों की बात करें, कार्य, तो भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर जो सलाह देता है भारत का महान्यायवादी ही देता है। ठीक है। और महान्यायवादी को भारत के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी अदालत में सुनवाई का अधिकार है। संसद के दोनों सदनों में भाग लेने का भी अधिकार है। और संयुक्त बैठक जब होती है, और संयुक्त बैठक 108 आर्टिकल के तहत होती है, उसमें भाग लेने का अधिकार के तहत संयुक्त बैठक में भाग लेने का अधिकार। लेकिन याद रखेंगे कि इसको वोट देने का अधिकार नहीं है। जब वोटिंग होती है तो ये वोट नहीं दे पाता है। वैसे सैलरी राष्ट्रपति तय करता है, लेकिन अगर जनरली आप देखें तो इसकी सैलरी जो है वो जो सांसद हैं उनके समान ही इसकी सैलरी होती है, भत्ते भी उसी के समान मिलते हैं। यहाँ पर महान्यायवादी जो है वो संसद का सदस्य नहीं है। याद रखेंगे, संसद का सदस्य नहीं है। लेकिन अगर ब्रिटेन में देखें तो वहां पर मंत्रिमंडल में एक स्पेसिफिक एक पद है महान्यायवादी का। वहां पे मंत्रिमंडल में शामिल होता है, मतलब वहां की संसद का सदस्य है। भारत में संसद का सदस्य नहीं है। ये एक पद है और एक संवैधानिक पद है। ठीक है। और अगर बात करें कार्यों की, और तो भारत सरकार के विरुद्ध ये सलाह नहीं दे सकता, गोपनीयता इसको बरतनी होती है ना। और बिना किसी सरकार की अनुमति के ये किसी कंपनी या फिर किसी का पद ये स्वीकार नहीं कर सकता। ठीक है। और इसकी जो सैलरी है वो संचित निधि से मिलती है, कंसोलिडेटेड फंड। अच्छा, इससे एक क्वेश्चन ये बनता है कभी कभी कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो लोक सेवक न होते हुए भी संचित निधि से सैलरी पाता है? तो वही है, यही वो व्यक्ति है, संचित निधि से वेतन। यही वो व्यक्ति है कि सरकारी सेवक तो नहीं है, पूर्णकालिक भी नहीं है, लेकिन इसकी सैलरी संचित निधि से मिलती है। ठीक है, इतनी बात याद रखेंगे। अब हम आपको ये बता दें कि अभी प्रेजेंट में भारत के महान्यायवादी कौन है। इनका नाम है के वेणुगोपाल। ये समय महान्यायवादी हैं। इनसे पहले अगर बात करें, इनसे पहले कौन थे तो पूछ लेता है कभी कभी। इनसे पहले थे मुकुल रोहतकी।
अच्छा, ये पहले वाले मैंने इसलिए आपको बताए हैं, ये 2 व्यक्ति हैं जो नरेंद्र मोदी के टाइम पर ये महान्यायवादी हैं, के वेणुगोपाल इस समय हैं, इनसे पहले मुकुल रोहतगी थे, ठीक है? क्वेश्चन यहाँ से इसलिए बन सकता है क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय पर रहे हैं और इससे पहले गुलाम इमाम जी एक थे और वो रहे थे, तो उस समय मनमोहन की सरकार थी, इसलिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है हमें जानना कि नरेंद्र मोदी के टाइम पर कौन-कौन व्यक्ति हैं जो महान्यायवादी रहे हैं, ठीक है? और के वेणुगोपाल इनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण ये दोनों मिल चुके हैं, ठीक है? ठीक, आपको ये बात समझ में आ गई होगी महान्यायवादी क्या होता है, इसके काम क्या होते हैं, मैंने आपको बताए हैं। अगर आपको वो नोट करने हैं, तो आप पॉइंट वाइज़ छोटे-छोटे में आप नोट करिएगा उसको, ठीक है? अदरवाइज़ आपको समझ में आ गया होगा कि भारत का महान्यायवादी क्या होता है। इसको हम प्रथम विधि अधिकारी कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ऐसा कौन-सा व्यक्ति है जो सरकारी अधिकारी न होने के बावजूद उसकी सैलरी संचित निधि से मिलती है? तो वो यही है, ठीक है? इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। ठीक है? किस आर्टिकल के तहत महान्यायवादी आता है? तो ये इम्पोर्टेंट है 76, ठीक है? दूसरा इससे ये क्वेश्चन बहुत बनता है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिसे बैठकों में भाग लेने का अधिकार तो है, बोलने का भी अधिकार है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है, वो यही है महान्यायवादी, ठीक है? यहाँ पर महान्यायवादी कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं भारत के महाधिवक्ता पर। अब हम बात करेंगे भारत का महाधिवक्ता। अभी भारत के महाधिवक्ता की बात हो रही है, जिसको हम सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसको हम दूसरा विधि अधिकारी कहते हैं। भारत का दूसरा विधि अधिकारी। पहला कौन था? महान्यायवादी। और दूसरा कौन हो गया? अब इसका काम क्या है? इसका काम सिंपली महान्यायवादी की हेल्प करना है। जो भी वो काम करते हैं उसमें हेल्प करना महाधिवक्ता का काम है। ठीक है? अब आप बात करेंगे कि संवैधानिक पद ये है या नहीं, तो मैं आपको बता दूं आर्टिकल नंबर 76 के तहत महान्यायवादी एक संवैधानिक पद था। संवैधानिक पद। लेकिन सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एसजीआई ये संवैधानिक पद नहीं है, ये सिर्फ वैधानिक पद है, स्टैट्यूटरी। अच्छा, इसमें अंतर क्या है? देखिए सिंपल सी बात है कि हमारे 395 आर्टिकल्स हैं, ठीक है? उन्हीं की कुछ सब आर्टिकल्स हैं, तो कुल मिलाकर के आर्टिकल्स की संख्या ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अगर मूल देखें तो 395 ही आर्टिकल हैं, ठीक है? इन मूल आर्टिकल या फिर सब आर्टिकल कहीं पर भी किसी भी पद का ज़िक्र होता है, ठीक है? उसका स्पेसिफिक आर्टिकल होता है। तो जब चर्चा अगर संविधान में की गई है, तो वो पद संवैधानिक हो जाता है, ठीक है? अगर उसकी चर्चा संविधान में नहीं है, ठीक है? आर्टिकल उसका नहीं बनाया गया, तो मतलब वो संवैधानिक पद नहीं है। इतनी सी बात आप याद रखेंगे। तो महाधिवक्ता संवैधानिक पद नहीं है, ये एक वैधानिक पद है क्योंकि इसके लिए स्पेसिफिक कोई भी आर्टिकल नहीं है। लेकिन महान्यायवादी आर्टिकल नंबर 76 के तहत बताया गया है कि भारत का महान्यायवादी होगा। तो ये क्या हो गया? ये एक संवैधानिक पद हो गया महान्यायवादी का, ठीक है? जैसे आप किसी भी पद को देखिए, राष्ट्रपति का स्पेसिफिक एक आर्टिकल बताया गया था, उपराष्ट्रपति का बताया गया है, ठीक है? कैग का बताया गया है और महान्यायवादी का बताया गया है, ठीक है? तो याद रखेंगे जिनकी चर्चा संविधान में है, वो संवैधानिक पद हैं और जिनकी चर्चा नहीं है और फिर भी वो पद बनाए गए, जैसे आपने सबसे ज़्यादा मशहूर सुना होगा योजना आयोग। योजना आयोग की कहीं भी ये जानकारी संविधान में नहीं है कि आर्टिकल नंबर इतने तहत भारत का एक योजना आयोग होगा, नहीं है ना? इसलिए वो संवैधानिक बॉडी नहीं है, ठीक है? लेकिन ज़रूरत महसूस हुई तो उस पद को या उस बॉडी को बनाया गया, ठीक है? तो वो दूसरे कैटेगरीज़ में काउंट होगी, संवैधानिक वो नहीं होगी, उसके लिए एक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है? अब हम बात करते हैं कि महाधिवक्ता इस समय कौन है? तो इनका नाम है तुषार मेहता। 2018 से ये यही चले आ रहे हैं तुषार मेहता। इस समय तुषार मेहता हमारे भारत के महाधिवक्ता हैं। भारत के महाधिवक्ता का काम आपको समझ में आ गया, ठीक है? सिंपली ये महान्यायवादी की हेल्प करता है और ये भारत का दूसरा विधि अधिकारी है, ठीक है? दूसरा याद रखेंगे कि आर्टिकल नंबर 76 के तहत महान्यायवादी एक संवैधानिक पद है, लेकिन
सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत का महाधिवक्ता, ये संवैधानिक पद नहीं है, यह एक वैधानिक पद है। ठीक है? और इस समय भारत के महाधिवक्ता कौन है? तुषार मेहता। 2018 से अभी तक ये हैं। ठीक है? ये पद भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एक और पद है इसी से संबंधित, जिसको कहते हैं भारत के अपर महाधिवक्ता। अपर महाधिवक्ता यानी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। एडिशनल है तो एडिशनल का मतलब आप समझ रहे हो कि ये भी ऐसा एक पद है जो महाधिवक्ता की हेल्प के लिए बनाया गया है। तो मतलब दोनों पद ऐसे हो गए जो महान्यायवादी की हेल्प कर रहे हैं। महाधिवक्ता कर रहा है महान्यायवादी की और अपर महाधिवक्ता कर रहा है महाधिवक्ता की, लेकिन दोनों हेल्प किसकी करेंगे? फाइनली महान्यायवादी की। ठीक है? अब हम बात करें कि शुरुआत में जब हमारा संविधान बनाया गया, उस समय पर जब पहली सरकार शुरू होती है तो महान्यायवादी और महाधिवक्ता ये पद थे, लेकिन ये वाला पद शुरुआत में नहीं था। इसकी जरूरत महसूस हुई क्योंकि इन पे ज्यादा काम होता है, इसलिए जरूरत महसूस होने के अनुसार ये पद अपर महाधिवक्ता 1972 में ये पद जोड़ा गया। ठीक है? काम समझ में आ गया आपको? ये भी समझ में आ गया कि ये कब जोड़ा गया है? 1972 से अब हम अपर महाधिवक्ता सुनते आ रहे हैं। ठीक है? पहले 1972 से पहले अपर महाधिवक्ता नहीं हुआ करता था। ठीक है? अब हम जान लेते हैं कि इस समय अपर महाधिवक्ता कौन है। ठीक है? तो इस समय यानी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इस समय हैं अमन लेखी। अमन लेखी और ये भी 2018 से चले आ रहे हैं। ठीक है? जैसा कि मैंने बताया कि इनका टेन्योर फिक्स नहीं होता कि इतने समय तक, जब भी इनका लगता है कि संविधान में इनकी ज़रूरत है, देश में इनकी ज़रूरत है, इसी व्यक्ति की ज़रूरत है, तो वो उनका कार्यकाल चलता रहता है। 10 साल, 20 साल, जो मर्ज़ी राष्ट्रपति की होगी, तब तक ये समय इनका चलता रहेगा। कभी-कभी 6 महीने भी होता है, कभी 1 साल भी होता है। तो आई होप आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी। ठीक है? अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अच्छा, आगे हम जो पढ़ेंगे वो महान्यायवादी पढ़ेंगे, 76 में हमने पढ़ लिया। उसके बाद महाधिवक्ता पढ़ेंगे जो कि राज्य का महाधिवक्ता होता है। वो आर्टिकल नंबर 165 में अभी हमने जो महाधिवक्ता पढ़े हैं, वो भारत के पढ़े हैं। ठीक है? लेकिन वहाँ पर राज्य के महाधिवक्ता पढ़ेंगे। वो आर्टिकल नंबर 165 में है। उसमें और इसमें अंतर है। महान्यायवादी क्या है? 76 आर्टिकल के तहत आता है, जबकि महाधिवक्ता 165 में राज्य के लिए आता है। जो काम महान्यायवादी देश में करता है, वही काम महाधिवक्ता 165 के तहत राज्यों में करता है। ठीक है? इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा है, तो वहां पर महाधिवक्ता की नियुक्ति आर्टिकल नंबर 165 में जो है, उसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा। ठीक है? केंद्र का यानी भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? महान्यायवादी है। लेकिन वहां पर राज्य का प्रथम विधि वक्ता कौन हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका महाधिवक्ता, आर्टिकल नंबर 165। हम आगे उसको पढ़ेंगे। कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है, मैंने इसलिए आपको बता दिया है कि अभी जो हमने पढ़े हैं वो भारत के महाधिवक्ता, एडिशनल महाधिवक्ता, महान्यायवादी हमने भारत के पढ़े हैं। ठीक है? चलिए। अच्छा, महान्यायवादी जो हमने पढ़े हैं, अब तक बहुत सारे महान्यायवादी रह चुके हैं। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाता है कि पहले महान्यायवादी कौन थे, तो उनका नाम था एमसी सीतलवाड़। चलो मैं लास्ट में ही बता देता हूं उसको। पहले यानी पहले पहले महान्यायवादी कौन थे? एमसी सीतलवाड़। ठीक है? और ये महान्यायवादी बहुत लंबे समय तक बने रहे। तो स्टार्टिंग इनकी होती है 1950 में और 1963 तक बने रहे। तो देखिए, काफी लंबा समय रहा है। तो काफी लंबा समय रहा है, इसी वजह से सबसे लंबा कार्यकाल हम मानते हैं कि एमसी सीतलवाड़ का अभी तक के महान्यायवादियों में सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। जवाहरलाल नेहरू के टाइम से स्टार्टिंग इन्होंने की। ठीक है? और उसके बाद फिर सी के दफ्तरी आए, नीरेन डे आए, एस वी गुप्ते आए, एस एन सिन्हा आए। ये सब इनके क्रम हैं, अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, अदरवाइज वहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। पूछा जाएगा आपसे पहला कौन था? एमसी सीतलवाड़। ज्यादा से ज्यादा जरूरत अगर उसको महसूस होगी टफ बनाने की, तो वो एस सी के दफ्तरी यहां से भी पूछ सकता है, ये दूसरे थे। ठीक है? और हमने लास्ट में आपको बता ही दिया कि महान्यायवादी के वेणुगोपाल इस समय है, इनसे पहले मुकुल रोहतगी थे। तो ये दोनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में रहे हैं। मनमोहन सिंह के टाइम पर भी थे गुलाम इसाद जी। ठीक है? तो वो जरूरत नहीं है आपको, लास्ट की हमने याद कर ली और शुरुआत के एक दो याद कर लिए काफी है। यहीं से क्वेश्चन अगर बनाना होगा तो बना देगा। ठीक है? चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। महान्यायवादी महाधिवक्ता आपको आगे हम जब पढ़ेंगे तो उसमें भी राज्य वाला हम पढ़ाएंगे, तो वहां पर भी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ठीक है? अब हम पढ़ते हैं मंत्रिपरिषद क्या है।
संघीय मंत्रिपरिषद, ठीक है, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मिनिस्टर्स, ये क्या है? राष्ट्रपति इस संघीय मंत्रिपरिषद का वैधानिक प्रमुख है। वैधानिक प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। लेकिन अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लेता है तो वास्तविक प्रमुख कौन आएगा? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख है, लेकिन संवैधानिक या वैधानिक पद जो राष्ट्रपति का है, संवैधानिक पद, वही इसका वैधानिक प्रमुख है। ठीक है। कार्यपालिका का प्रमुख जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, और उसी को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद होती है। मतलब एक ग्रुप है प्रधानमंत्री का और मंत्रिपरिषद का, ये सब मिल करके राष्ट्रपति को सलाह देते हैं कि इस काम को हमें ऐसे करना है, ऐसे करना है। बात समझ में आ रही है? अगर संरचना की बात करें, मंत्रिपरिषद का जो संगठन है वो कैसे है? आर्टिकल नंबर 75 में यह कहा गया कि पीएम की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, और प्रधानमंत्री नियुक्त होने के बाद प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेगा। जनरली प्रधानमंत्री जब चुना जाता है वो बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री चुना जाता है। ठीक है। अच्छा, अगर कभी ऐसा होता है कि बहुमत दल का नेता है ही नहीं, तब यहां पर कंडीशन आती है कि राष्ट्रपति स्वयं विवेक का इस्तेमाल करता है, जो उसका स्व विवेक है उसका इस्तेमाल करता है। हालांकि ऐसी कंडीशन आती नहीं है, बहुमत दल का जो नेता है उसी को पीएम बना दिया जाता है। ठीक है। मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों को, हो सकता है कि आपको ये कंफ्यूज कर रहा हो कि मंत्रिपरिषद क्या है, आगे चल के मंत्रिमंडल क्या है, अभी मैं आपको सब चीजें बताऊंगा। मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य जो होते हैं वो किसी न किसी सदन के सदस्य होंगे, जैसे लोकसभा हो सकते हैं या फिर राज्यसभा के हो सकते हैं, दोनों में से किसी के भी हो सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है कि वो किसी के सदस्य हैं, तो फिर क्या होगा कि जब भी वो शपथ लेंगे उसके 6 महीने के अंदर उनको सदस्यता लेनी पड़ेगी, चाहे तो लोकसभा की लो या फिर राज्यसभा की लो। ठीक है। वैसे मंत्रियों का जो कार्यकाल है वो 5 साल का है। ठीक है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाता है कि लोकसभा में विश्वास प्राप्त नहीं हो उनको, तो कार्यकाल खत्म हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो इनका कार्यकाल निश्चित नहीं मानेंगे फिर हम। संघीय मंत्रिपरिषद में हम इतनी सी बात है कि राष्ट्रपति वैधानिक प्रमुख होता है, राष्ट्रपति वैधानिक प्रमुख है, ठीक है, और प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख है। ठीक। कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, ठीक है, और उसी को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होती है। अब हम बात कर रहे हैं कि मिनिस्टर्स क्या होते हैं, मिनिस्टर्स के टाइप्स कौन कौन से हैं, तो मैं आपको टाइप बताता हूं। टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स। मंत्री कितने तरीके के होते हैं, तो देखिए, अब हम देखते हैं कि मंत्री कितने तरीके के हैं। तो देखिए, वैसे बेसिकली इनकी 3 कैटेगरी होती है, 3 कैटेगरी हैं, और जो पहली है वो है कैबिनेट, कैबिनेट मिनिस्टर्स। दूसरी है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, राज्य मंत्री। और तीसरी कैटेगरी है डिप्टी मिनिस्टर्स। ये 3 कैटेगरी हैं, लेकिन मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट इसमें 2 कैटेगरी और आती हैं, और वो कौन कौन सी हैं? एक, स्टेट मिनिस्टर्स स्वतंत्र प्रभार वाले होते हैं, यानी राज्य मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ये बहुत सुना होगा आपने कि जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उसके बाद फिर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आते हैं। और ऐसे मंत्री, ये जो मंत्री है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, ऐसे मंत्री जो राज्य मंत्री, जो किसी कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ उसी के विभाग में सहायता करते हैं। एक और मिनिस्टर्स हैं जो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपको ये समझ आ गया कि 3 तरीके के मिनिस्टर्स हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं यही मेन मिनिस्टर हैं, इनको हम प्रथम श्रेणी यानी फर्स्ट क्लास मिनिस्टर्स भी कह सकते हैं। मेन यही हैं
और यही तय करते हैं कि उनके विभाग में क्या-क्या निर्णय होने चाहिए, क्या-क्या बदलाव होने चाहिए। यानी निर्णय जो लेगा वो कैबिनेट मिनिस्टर लेगा। मेन कौन हो गया? कैबिनेट मिनिस्टर। और कैबिनेट मिनिस्टर की हेल्प के लिए मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट होते हैं, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार। ये मंत्री जो होंगे, ये क्या करेंगे कि जो विभाग का मंत्री है, उसकी हेल्प के लिए उसी विभाग में ये काम करेंगे। यानी कैबिनेट मिनिस्टर जो मेन है, उसकी हेल्प करते हैं राज्य मंत्री। या कभी ऐसा होता है कि कैबिनेट मिनिस्टर जो मेन मंत्री है, वो अनुपस्थित है या बीमार है, तब फिर इनका काम आता है जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं, ये फिर इनके पद का निर्वहन करते हैं। यानी जो कैबिनेट मिनिस्टर का जो पद था, उसकी शक्तियों का इस्तेमाल वो तब करते हैं जब मेन कैबिनेट मिनिस्टर क्या हो जाता है? बीमार हो जाता है या अवेलेबल नहीं है। बात समझ में आ गई? आगे है डिप्टी मिनिस्टर्स, ये भी समझ में आ गया होगा आपको, यानी मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, कैबिनेट मिनिस्टर भी समझ में आ गया होगा। मेनली देखें तो कैबिनेट मिनिस्टर मेन है, ठीक है? उसके अलावा बहुत सारे मंत्री बना दिए जाते हैं उनकी हेल्प के लिए। एक इतना बड़ा विभाग होता है, उसको अकेले एक मंत्री कैसे संभालेगा? तो उसी की हेल्प के लिए राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बना दिए, डिप्टी मिनिस्टर्स बना दिए, ठीक है? ये क्या करते हैं? ये कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, इन दोनों की हेल्प जो है ये डिप्टी मिनिस्टर्स करते हैं। इनको कोई भी स्वतंत्र रूप से विभाग नहीं देते। इनको डिप्टी मिनिस्टर्स को, इनको विभाग नहीं मिलता है। विभाग नहीं मिलता पर्टिकुलर, लेकिन जिसके अंडर में ये रहते हैं उसके कामों को ये हैंडल करते हैं, ठीक है? अच्छा, एक संशोधन किया गया 91वां, और ये हुआ था 2003 में। इस संशोधन में क्या किया गया कि मंत्रिपरिषद की जो अधिकतम संख्या है, वो लोकसभा की जो भी संख्या होगी, सदस्य संख्या, उसके 15% से ज्यादा नहीं होंगे जो मंत्री बनाए जा रहे हैं, क्योंकि भाई ऐसे तो मंत्री कितने भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर एक रूल बना दिया 91वां संविधान संशोधन करके 2003 में कि 15% से ज्यादा जो लोकसभा की सदस्य संख्या है, उसके 15% से ज्यादा यहाँ पर मंत्री नहीं होने चाहिए, ठीक है? ये संशोधन हो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब हम एक बात समझाते हैं आपको कि मंत्री परिषद क्या है, मंत्रिमंडल क्या है। अभी मैंने आपको बताया कि मंत्री, कैबिनेट मंत्री, ठीक है, राज्य मंत्री, और फिर डिप्टी मिनिस्टर्स, ये सब बताए ना आपको। अगर ये सभी मिल जाए, कैबिनेट, केंद्रीय मंत्री कह सकते हैं, केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय मंत्री है, और इनके साथ में राज्य मंत्री, हमने पढ़ाया आपको, राज्य मंत्री हैं, और डिप्टी मिनिस्टर्स यानी उप मंत्री, और इनके साथ में पीएम, प्रधानमंत्री, ये सब मिल जाएं तो ये सारा ग्रुप जो है, ये पूरा ग्रुप, ये पूरा का पूरा ग्रुप यही कहलाता है मंत्री परिषद। परिषद, मंत्रिपरिषद बड़ी हो गई। अब मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य हो सकते हैं? लगभग 60 से 70 ये होते हैं, 60 से 70 ज्यादा होगी, क्योंकि मेन मंत्री आप समझ रहे होंगे कि नितिन गडकरी परिवहन मंत्री, और कानून मंत्री हैं, कपड़ा मंत्री हैं, सहकारिता मंत्रालय है, तो ये मेन मेन है। तो ये कौन से हो गए? केंद्रीय मंत्री। इनके साथ में राज्य मंत्री, आपने नाम शायद याद भी नहीं होंगे आपको, क्योंकि बहुत सारे मंत्री हैं, तो कुल मिलाकर के 60 से 70 हो जाते हैं। अब आती है बात की मेन मेन को अगर ले ले हम, केंद्रीय मंत्री जो मेन है, और प्लस पीएम, अगर इनका ग्रुप ले लें, ये मेन मेन वाले, तो फिर ये हो जाएगा मंत्रिमंडल, और ये मंत्रिमंडल ही मेन है, ठीक है? अब मैं आपको एक बात और बताता हूं कि देखिए, मंत्रिमंडल जो शब्द है ना, ये संविधान में था ही नहीं, लेकिन 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, और आर्टिकल नंबर 352, आगे चलकर हम पढ़ेंगे, आर्टिकल नंबर 352 जहां पे नेशनल इमरजेंसी है, वहां पे मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार इस्तेमाल किया गया है, वहां पर शामिल किया गया है शब्द को, और एक ही बार पूरे संविधान में केवल एक ही जगह मंत्रिमंडल शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और अगर हम बात करें 1978 से पहले की, तब वहां पर मंत्रिमंडल शब्द ही नहीं था। अब आपको मंत्रिमंडल समझ में आ गया कि मंत्रिमंडल क्या है? मेन मेन मंत्री, केंद्रीय मंत्री जो हैं, जैसे कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स के मंत्री हैं, कानून मंत्री, सहकारिता मंत्री, शिक्षा मंत्री, है ना, रोड परिवहन मंत्री, रेल मंत्री, ये मेन मेन मंत्री और प्रधानमंत्री, इन सबको मिला दिया, यानी मतलब एक ग्रुप इन लोगों का, वो है मंत्रिमंडल, और यही मेन है, यही काम करता है। बाकी राज्य मंत्री, उप मंत्री, ये सब तो इनकी हेल्प के लिए थे ना, तो मेन कौन हो गए? मंत्रिमंडल। बात समझ में आ गई? अगर आपसे ये पूछता है कि ये उत्तरदायित्व इनका किसके प्रति बनता है, तो देखिए, लोकसभा में ये बनाए जा रहे हैं मंत्री, उन्हीं के सदस्य ये होते हैं,
तो इनका सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व जो है वो लोकसभा के प्रति होगा, क्योंकि जवाबदेही इनकी लोकसभा में बनती है। जब आप मीटिंग्स देखते होंगे लोकसभा में, जब सेशन चलता है तो वहीं पर इनसे सवाल पूछे जाते हैं। तो मतलब उत्तरदायित्व जो इनका बनता है वो लोकसभा में बनता है। और इसके लिए भी एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 75 का 3। इसमें बताया गया कि मंत्रिपरिषद का जो उत्तरदायित्व है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति है। ठीक है, आपको ये भी समझ में आ गया कि मंत्रिमंडल 44वें संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया। और आर्टिकल नंबर कौन सा है उसके लिए? आर्टिकल नंबर 352। आर्टिकल नंबर 352 है, ठीक है। इसके अलावा अब महत्वपूर्ण तो नहीं है लेकिन थोड़ा जरूरी इसलिए मुझे लग रहा है कि पॉइंट है तो आपको बता देना चाहिए। एक होती है किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट और किचन कैबिनेट मतलब आप समझ रहे हो, रसोई मंत्रिमंडल, है ना? तो ये ऐसा एक कैबिनेट होता है कि इसमें जो प्रधानमंत्री के विश्वास पात्र जो भी व्यक्ति होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 जो भी उनको लगता है प्रधानमंत्री को, उनके परिवार के सदस्य हो सकते हैं, उनके मित्र हो सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि उनका चुनाव होगा या वो सदस्य होंगे, लोकसभा के सदस्य होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री को जो लगता है, उनका कोई दोस्त है जिसको साथ में रखना है उनको, तो वो लोग, या कोई सांसद है जो उनका बहुत अच्छा दोस्त है, तो वो उस किचन कैबिनेट में शामिल हो जाता है। वहाँ पर ये लोग एन्जॉय करते हैं, खाना-पीना खाते हैं और डिस्कस करते हैं कि साहब ऐसे करना चाहिए, हमें नीतियों के साथ ऐसे करना चाहिए। ठीक है? तो अगर फ्रेंड्स, रिलेटिव या जो भी विश्वास पात्र व्यक्ति हैं, अगर वो शामिल हो जाते हैं, मोदी जी के साथ रहते हैं, प्रधानमंत्री के साथ रहते हैं, तो वही किचन कैबिनेट का हिस्सा बन जाते हैं। ठीक है? ये बात समझ में आ गई होगी आपको। हालाँकि इसके अलावा एक शैडो कैबिनेट भी होती है, 1937 में ब्रिटेन में स्टार्ट की गई थी। वो ज़रूरी नहीं है जानना, ठीक है? वो एक इस तरीके से जैसे फुटबॉल के पीछे एक आदमी भागता है ना, उस तरीके से एक दूसरा भी भागता है, दूसरी टीम का। तो उस तरीके से 2 लोग भाग रहे हैं। किसके पीछे? फुटबॉल के पीछे, ठीक है? तो अब हमारे लिए क्या किया गया कि अगर कोई भी सरकार चल रही है और विपक्ष का एक और नेता अगर उनके पीछे भागे, तो उनकी कमियों को देख सकता है। प्रधानमंत्री जी क्या कमी कर रहे हैं और फिर उनको लोकसभा में या फिर प्रेस में उसको उजागर करता है, पब्लिक के सामने रखता है। तो अगर हमारा विपक्ष मजबूत है, तो मतलब लोकतंत्र मजबूत है, तो इसलिए विपक्ष का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। आजकल हालत ये हो गई है कि जो विपक्ष है वो इतना ज़्यादा कमज़ोर होता जा रहा है कि खत्म सा ही लग रहा है। लेकिन ये सही नहीं है देश के लिए। लोकतंत्र मजबूत होने के लिए विपक्ष का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, तभी तो दबाव में काम करेंगे ये सही। अब मान लीजिए कोई भी कमी अगर बीजेपी करती है, तो उनकी कमियों को निकालने के लिए एक विपक्ष भी तो होना चाहिए। और विपक्ष, हमारी जनता क्या कर रही है कि विपक्ष को बिल्कुल ही खत्म कर दिया है। तो अब कमियाँ कैसे निकलेंगी? ये तो मनमानी भी कर सकते हैं या फिर ऐसी नीतियाँ बना सकते हैं, जो इनको लगता है कि ठीक है, लेकिन पब्लिक के हित में नहीं है। बात समझ रहे हैं? ये मौलिक अधिकार की बात नहीं कर रहा मैं अब, ठीक है? तो कुल मिलाकर के एक किचन कैबिनेट होती है और इसके अलावा एक शैडो कैबिनेट होती है। राजस्थान में ये सबसे पहली बार स्टार्ट की गई थी 2009 में, भाजपा के द्वारा ही स्टार्ट की गई थी, ठीक है? मंत्रिपरिषद की विशेषताएँ अगर आपको बताएँ, तो क्या है कि मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है, ठीक है? सभी मंत्री किसी न किसी सदन के सदस्य होते हैं, अगर नहीं है तो 6 महीने के अंदर लेनी पड़ती है सदस्यता, ठीक है? और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। लेकिन अगर व्यक्तिगत देखें, तो वो किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं? उनका सवाल जवाब करता कौन है? प्रधानमंत्री। यहाँ पे आप इस शब्द को समझें, सामूहिक, सामूहिक है और एक है व्यक्तिगत। तो सामूहिक रूप से तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व है, लेकिन अगर व्यक्तिगत रूप से देखना है तो पीएम, जो कि पीएम की मर्जी से ही मंत्री बनते हैं और पीएम को ही जवाब देना पड़ता है, जो भी मंत्री हैं, ठीक है? लेकिन सामूहिक रूप से ये लोग लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व रखते हैं, इनका उत्तरदायित्व होता है, ठीक है? अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप ये बताइए, अगर ऐसा हो जाता है, प्रधानमंत्री को आता है गुस्सा या किसी कारण से प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, यार मैं रिजाइन दे देता हूँ, मुझे प्रधानमंत्री रहना ही नहीं। अब आप इस कंडीशन में बताइए कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, या प्रधानमंत्री कोई नहीं बनेगा, या फिर जो केंद्रीय मंत्री इनमें से कोई प्रधानमंत्री बन जाएगा, या फिर सभी केंद्रीय मंत्री खत्म हो जाएंगे, मतलब उनका पद खत्म हो जाएगा, मंत्री खत्म नहीं होंगे, उनका पद खत्म हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए सोच करके कि अगर प्रधानमंत्री रेजिग्नेशन दे देते हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा? क्या सारा मंत्रिमंडल खत्म, मतलब उनका पद खत्म, या पूरी सरकार गिर जाएगी? क्या होगा ये बताइएगा मुझे, ठीक है? अब हम नेक्स्ट और बात करते हैं कि राष्ट्रपति के लिए, आगे पेज लेते हैं फिर बताते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि राष्ट्रपति की शक्तियों का ही इस्तेमाल किया जाता है, और वो कौन करता है? प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए और राष्ट्रपति की सहायता करने के लिए कौन होती है?
मंत्री परिषद होती है। ये केवल संवैधानिक बातें हैं, ठीक है? और इन्हीं राष्ट्रपति की जो शक्तियों का इस्तेमाल है, वही मंत्री परिषद का एक मेन लीडर होगा। और वो कौन होगा? पीएम। भाई बात समझ में आ रही है? राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए और उसकी सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद होती है, और उस मंत्री परिषद का एक कौन होगा? मुखिया होगा। भाई मुखिया होगा, जो कि पीएम होता है, प्रधानमंत्री। ये सब क्या करेंगे? राष्ट्रपति को क्या करेंगे? सलाह देंगे, सहायता करेंगे, ये तो करेंगे ना, ठीक है? तो अब क्या करता है प्रधानमंत्री? इस मंत्री परिषद में एक व्यक्ति को पीएम बनाता है, मतलब कि पीएम की नियुक्ति करता है कि भाई मुझे सलाह और सहायता करने के लिए मैं मंत्री परिषद में से किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाऊंगा, उसकी नियुक्ति करूंगा, ठीक है? प्रधानमंत्री को किसी न किसी सदन का सदस्य होना चाहिए। अभी हम मंत्री की बात कर रहे थे, अब हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री की। तो प्रधानमंत्री को किसी न किसी सदन का क्या होना चाहिए? सदस्य होना चाहिए। और अगर नहीं है तो 6 महीने के भीतर सदस्यता लेनी पड़ेगी। 6 महीने में। भाई अगर मान लीजिए कि प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई भी व्यक्ति अगर एलिजिबल है तो ठीक है, और नहीं है, किसी भी लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं है, किसी का भी सदस्य हो सकता है, लोकसभा का भी हो सकता है या राज्यसभा का भी हो सकता है। अगर लोकसभा है तो मिनिमम 25 साल उसकी उम्र होगी, और राज्यसभा से है तो मिनिमम 30 साल उसकी उम्र होगी, ठीक है? तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रधानमंत्री की मिनिमम एज क्या है, तो 25 भी हो सकती है और 30 भी हो सकती है मिनिमम, क्योंकि लोकसभा से आएगा तो 25 साल, राज्यसभा से आएगा तो 30 साल। भाई मेंबर बनने के लिए तो यही उम्र है ना, मैक्सिमम का कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है? तो अब यहाँ पर बात आती है कि अगर प्रधानमंत्री अपने पद की शपथ ले रहा है, उसको नियुक्त किया जा रहा है, अगर वो व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो 6 महीने के भीतर लेनी पड़ेगी। लेकिन ऐसे व्यक्ति थे कौन? तो मैं आपको बताऊं, 2 व्यक्ति ऐसे रहे हैं। एक तो पीवी नरसिम्हा राव। जब इन्होंने शपथ ली, इनको नियुक्त किया गया, ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, ठीक है? जैसे कि मोदी जी भाई लोकसभा के सदस्य थे, तो इन्होंने नियुक्त किया प्रधानमंत्री तौर पे राष्ट्रपति ने। तो बात समझ में आ रही है ना, अगर वो किसी के भी सदन नहीं है। दूसरे थे एच डी देवगौड़ा। अभी मैं आपको प्रधानमंत्री पढ़ाऊंगा लिस्ट पूरी, कि कौन कौन प्रधानमंत्री कब कब तक रहे, कि क्या क्या उनकी विशेष उपलब्धियां रही, सब बताऊंगा। तो पीवी नरसिम्हा राव ऐसे व्यक्ति थे कि उस समय पर जब ये अपने पद पर आए, शपथ ली, तब ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, ठीक है? और एच डी देवगौड़ा ये हो गए। अगर प्रधानमंत्री के कार्यों की बात करूं तो मेन कार्य जो भी होते हैं सब प्रधानमंत्री के हैं, सारे काम प्रधानमंत्री के हैं। जैसे लोकसभा का नेतृत्व करना, भाई मेन लोकसभा और उसका लोक नेतृत्व करना प्रधानमंत्री का काम है। मंत्रिपरिषद जो बनाई जा रही है, जिनके मुखिया प्रधानमंत्री हैं, वो मंत्रिपरिषद जो बनाई गई थी ना, वो प्रधानमंत्री के ही सुझाव पर बनाई गई। राष्ट्रपति ने जरूर उनको नियुक्त किया, लेकिन राष्ट्रपति बाध्य हैं। सब आर्टिकल्स मैंने आपको पढ़ाए हैं सभी, उनमें बताया गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य हैं। और जब मंत्रिपरिषद बनाई जाएगी, तब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह मानने को बाध्य हैं। तो भैया राष्ट्रपति तो बस बाध्य हैं हर चीज के लिए, जो उनसे कह दिया जाएगा वही उनको करना है। इवन इनका जो भाषण होता है, यानी जो ये भाषण देते हैं, वो भी तैयार मंत्रिमंडल ही करता है। आपको बोलना क्या है, टीवी पर क्या बोलना है, संसद में क्या बोलना है, वो सब यही तय करते हैं। तो मतलब वो अपनी बात भी नहीं बोल सकते। ये संविधान में ऐसा बनाया गया है। चलो कोई बात नहीं, अब हम नेक्स्ट यहाँ पर टॉपिक पे ही बात करेंगे। तो यहाँ पे अब हमने बात कर ली कि देखो, जो प्रधानमंत्री है वो लोकसभा का नेतृत्व करेगा, मंत्रिपरिषद का निर्माण करेगा, मंत्रिमंडल की बैठकों का अध्यक्ष भी वही होता है। जो मेन मेन मंत्री हैं उनकी जो भी बैठक होती है, उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होगा, और उसी की मर्जी पर डिपेंड करता है कि कौन सा विभाग किसको देना है और कब तक देना है। वो चाहे तो किसी भी विभाग को दूसरे मंत्री को दे सकते हैं, या उस मंत्री को तुरंत हटा सकते हैं। ये सब उनकी मर्जी पर डिपेंड करता है, ठीक है? मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच की जो कड़ी है वो प्रधानमंत्री ही है, क्योंकि मुखिया मंत्रिपरिषद का कौन है? प्रधानमंत्री है कि नहीं, ये देखिए आप। अच्छा, अच्छा एक बात और, कि राष्ट्र का प्रधान नायक कौन है? प्रधानमंत्री। यही नायक तय करता है कि किस व्यक्ति को भारत रत्न देना है, या किस व्यक्ति को दूसरा नागरिक सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण देना है, पद्म भूषण देना है, पद्म श्री देना है। बात समझ रहे हैं आप? यही तय करता है। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री है और अपने ही कार्यकाल में वो खुद को ही भारत रत्न दे दे, तो मतलब तो डिसीजन उसका ही रहा ना। या फिर उनके चाटुकारिता वाले कुछ मेंबर्स रहे होंगे, उन्होंने कहा होगा नहीं जी प्रधानमंत्री जी आप ही ले लो, भारत रत्न आप ही ले लो, ऐसा
अब भाई जब तक प्रधानमंत्री के मन में नहीं आएगा तब तक तो नहीं ले सकता। अब आप देखिए रिकॉर्ड मैंने भारत रत्न आपको बढ़ाए हैं, किस प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में खुद को ही भारत रत्न दे दिया। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान बताइए। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के जो मैटर्स हैं, वो सब प्रधानमंत्री ही तय करता है। देखते नहीं है मोदी जी आ रहे हैं, कभी वहाँ की यात्रा कर रहे हैं, कभी वहाँ की यात्रा कर रहे हैं, और जो सही भी है। भाई अगर हमारे अड़ोस-पड़ोस या फिर विदेशों में सबसे संपर्क अच्छे होंगे तो बिज़नेस मिलेगा हमें, वहाँ से इन्वेस्टमेंट मिलेगा तो मतलब यहाँ पर भारत में रोज़गार क्रिएट होगा, कंपनियाँ आएँगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा तो ऑटोमैटिक डेवलप होगा। भाई आप डेवलपमेंट के लिए सिंपल सा है कि बस रोज़गार दीजिए। व्यक्ति अपना स्वयं का विकास करेगा और स्वयं का विकास ही देश का विकास है। बात समझ रहे हैं भाई? उसका खुद का विकास होगा, अच्छा पढ़ेगा, अच्छा खाएगा, पहनेगा, घूमेगा, अच्छा घर बनाएगा, तो लाइफ़स्टाइल चेंज हो रहा है तो मतलब खुद का विकास, और वही मिलकर के ग्रुप्स बना के एक कॉलोनी या एक शहर बनता है, तो मतलब एक पैसे वाला शहर या पैसे वाला एक ग्रुप बन गया। बात समझ रहे हैं? भारत का सर्वोच्च नेता अगर आपसे पूछे तो प्रधानमंत्री, ठीक है? एक स्टेटमेंट और आता है, सॉरी, स्टेटमेंट है कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल रूपी भवन की आधारशिला है, या प्रधानमंत्री सितारों के बीच चमकता चंद्रमा है। ये सब स्टेटमेंट प्रधानमंत्री के लिए हैं, और प्रधानमंत्री इतना महत्वपूर्ण, इतना पावरफुल होता है कि आपको अगर मैं बताने लग जाऊँ लिस्ट में तो लिस्ट कम पड़ जाएगी, इतना ज़्यादा पावरफुल होता है। सब उसकी मर्ज़ी पर है, सब उसकी मर्ज़ी पर है। हालाँकि किसी का मौलिक अधिकार नहीं जाना चाहिए और जाता भी नहीं है, लेकिन सब चीज़ें प्रधानमंत्री की मर्ज़ी पर हैं। आप पुराना रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे, जिस समय पर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहा करती थी, तो उस समय पे लोगों के मौलिक अधिकार यूँ छीन लिए जाते थे। उनकी मर्ज़ी चलती थी। लोगों को ज़बरदस्ती पकड़-पकड़ के उनका ऑपरेशन करवा देना, ये सब चीज़ें। यानी प्रधानमंत्री चाहे तो पता नहीं क्या कर सकता है। अगर वो अपना खुद का त्यागपत्र दे दे, उसका मूड खराब हो जाए, खुद का त्यागपत्र दे दे, तो समझ लो कि जो मंत्रिपरिषद उसने बनाई थी, इतने लोग थे 60-70, वो सबका पद खत्म। ये मैंने अभी आपसे क्वेश्चन भी पूछा, शायद आपको पता हो ना पता हो, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे दे, इतना महत्वपूर्ण पद है ये, अगर त्यागपत्र दे दे तो जितने भी 60-70 लोग मंत्रिपरिषद में थे, उनका पद भी ऑटोमैटिक खत्म हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? और कुल मिलाकर के फिर से चुनाव होगा, और फिर से फिर कोई नया प्रधानमंत्री बनेगा, फिर नया ये, मतलब कुल मिलाकर के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा पावरफुल एक पद है ये। चलिए, अब हम आपको ये बताते हैं कि अभी तक कितने प्रधानमंत्री रहे हैं और उनकी मेन-मेन उपलब्धियाँ क्या हैं। इनको हम थोड़ा जल्दी देखेंगे जिससे कि हमारा ये लेक्चर बहुत लंबा ना हो, ठीक है? और लंबा और छोटा कुछ नहीं होता, आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। और मैं आपको केवल टॉपिक पर ही बात करता हूँ, इधर-उधर की बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे बहुत सारे मैं चैनल्स पे देखता हूँ या बहुत सारे लेक्चर्स में देखता हूँ, बड़े-बड़े चैनल्स के, वो ज़्यादातर बातें इधर-उधर की करते हैं। मतलब जो टॉपिक है उससे संबंधित बातें नहीं करते। मतलब कुछ भी कोई कमेंट करेगा, उस पे चर्चा करने लग जाएँगे, या मतलब इस तरीके की बातें करते हैं। तो मुझे लगता है कि आपका केवल टॉपिक पे डिस्कस होना चाहिए। टॉपिक पे डिस्कशन आपका कितना भी लंबा हो, आपकी समझ ही तो डेवलप हो रही है। और शस्त्र तो आपके पास एक ही है, ज्ञान। अगर ज्ञान है तो आपको ना तो तलवार की ज़रूरत है, ना ही किसी बंदूक, गोली, हथियार किसी की ज़रूरत नहीं है। यही जो ज्ञान है आपके पास, नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन जो आपके आस-पास इर्द-गिर्द है, वो कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सब चीज़ अगर आपके पास है तो समझ लो कि आपके पास एक हथियार है, एक तलवार है, और वो दिमाग, आपकी नॉलेज, तो आप इसको बढ़ाइए। जहाँ से भी हो, कहीं न कहीं से आपको कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। अगर आप छोटे से बच्चे से भी अगर कुछ सीखना चाहें तो वहाँ से भी कुछ न कुछ मिलेगा। तो सीखने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि उसकी उम्र कम हो या ज़्यादा हो। बात समझ रहे हैं? तो कुछ न कुछ आपको हर जगह से सीखने को मिलता है। खैर चलिए, अभी हम टॉपिक पे ही बात करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री अब तक कौन-कौन से रहे हैं और उनकी विशेष उपलब्धियाँ क्या-क्या हैं। चलिए नेक्स्ट पेज लेकर के हम स्टार्ट करते हैं। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, और जवाहरलाल नेहरू, इनके कार्यकाल अगर देखें तो भाई कार्यकाल तो इनके बहुत सारे रहे हैं। अंतरिम सरकार के रूप में भी रहे हैं, 15 अगस्त 1947 से स्टार्ट किया था इन्होंने। ये जवाहरलाल नेहरू के बारे में बता रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 से लेकर ये 27 मई तक रहे, 27 मई 1964 यहाँ तक ये रहे हैं। मतलब कि अगर टोटल कार्यकाल देखें तो यहाँ से लेकर के इनका हो गया 16 वर्ष, 16 साल, 286 दिन। कितने दिन का होगा देखिए आप। इसीलिए इतना लंबा समय है, इसीलिए प्रधानमंत्रियों में जवाहरलाल नेहरू का अब तक का सबसे लंबा कार्यकाल रहा है, और इंदिरा गांधी का भी बहुत लंबा कार्यकाल रहा है। अब मोदी जी भी हमारे इसी रेस में हैं, हो सकता है कि वो इनसे भी आगे निकल जाएँ।
3 बार जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की अध्यक्षता की, 3 बार, 3 बार की है। और वो 3 बार कौन से हैं? 1929 में लाहौर में किया था। कांग्रेस अधिवेशन, ये जो कांग्रेस आज चली आ रही है, ये पहले 1885 में जब बनाई गई थी, तब से अधिवेशन चलते रहे। कुछ विशेष अधिवेशन भी हुए, ये अधिवेशन इनके अध्यक्ष भी होते थे। तो अध्यक्षों में से 3 बार जब अधिवेशन चलते रहे हैं, तो उनमें से 3 बार जवाहरलाल नेहरू रहे, 1929 में लाहौर में रहे, और 1936 में लखनऊ अधिवेशन, वहाँ पे इसके अध्यक्ष रहे। और उसके बाद 1937 में फैज़पुर अधिवेशन हुआ था, फैज़पुर अधिवेशन। वहाँ पे अब आप देखिए, इसको शॉर्ट में लिखिए सब कुछ। मैंने यहाँ पर 3 लिखा, उसके बाद लाहौर। अब इसमें इतनी बात लिखने की तो ज़रूरत नहीं है ना, 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, ऐसे करके आप लंबी-लंबी कहानियाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे पॉइंट बना दिया 1929 लाहौर। अब आप समझ जाएँगे ना, लाहौर अधिवेशन हुआ था ना वहीं पे, ठीक है? अगर बुक्स देखें इनकी, कौन-कौन सी किताबें हैं, एक किताब बहुत ज़्यादा फ़ेमस है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अच्छा, यही जो किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, 1946 में इन्होंने लिखी थी। इसमें हिस्ट्री बताई गई है भारत की, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में। और हिस्ट्री में कि कौन कब आया, क्या किया उसने, कैसे किया, ये सब बातें इन्होंने बुक्स में बताई हैं। और उसी बुक्स पर आधारित डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई। उसमें नेहरू जी जैसे एक व्यक्ति हैं जो उनके जैसे दिखते हैं, उन्होंने यूट्यूब पर, अब आप इसको यूट्यूब पे डालना, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो यूट्यूब पे आपको हिस्ट्री मिल जाएगी। वहाँ पे हर इतिहास में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं, उन सबको फिल्माया गया है। आप चाहें तो देख सकते हैं, बहुत पुराने समय की बनाई हुई है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। मैंने देखी है, आप चाहें तो देख सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री की थोड़ी समझ आपकी डेवलप हो जाएगी। ठीक है, जो आपकी इमेज है, मतलब कि वो व्यक्ति कैसा था, ऐसे करके एक इमेज बन जाएगी, कैसे कब हुआ, वो सब चीज़ें थोड़ा-थोड़ा समझ में आ जाएँगी। अच्छा, दूसरी बुक इनकी, ग्लिम्पेज ऑफ हिस्ट्री, ग्लिम्पेज ऑफ हिस्ट्री, ठीक है? और ग्लिम्पेज का मतलब क्या होता है? झलक, हिस्ट्री की झलक, ठीक है? और इन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी मतलब खुद के द्वारा लिखी हुई, तो एन ऑटोबायोग्राफी, और इसी को एन ऑटोबायोग्राफी, ये जवाहरलाल नेहरू की है, इसी को हम टू वर्ल्ड फ्रीडम, टू वर्ल्ड फ्रीडम, इसके नाम से भी जानते हैं, ठीक है? अच्छा, इनको पंचवर्षीय योजना, गुट निरपेक्ष आंदोलन, एशियाई खेल के जनक, इन सबको इनके नाम से भी जानते हैं। और इनका जन्म जो है वो 14 नवंबर को हुआ था। बच्चों से बड़ा ही प्यार था इनको, तो बाल दिवस, बाल दिवस 14 नवंबर, इन्हीं के जन्म दिवस पर बाल दिवस मनाते हैं। चाचा नेहरू कहते थे उनको ना बच्चे, बाल दिवस, ठीक है? और इन्होंने खुद को ही भारत रत्न दिलाया 1955 में, भारत रत्न। चलिए नेक्स्ट प्रधानमंत्री की बात करते हैं। अब इनकी मृत्यु जो है वो 27 मई 1964 में हो जाती है, अचानक से, बीमार थे ये। तो इनकी मृत्यु हो जाने के कारण एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं, कार्यवाहक पीएम, और वो थे गुलजारी लाल नंदा। अब आप ये बात याद रखना कि पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। ये 27 मई में बनाए जाते हैं और जून तक इनका कार्यकाल रहता है। तो प्रथम कार्यवाहक, प्रथम कार्यवाहक और सबसे वृद्ध, सबसे वृद्ध, बूढ़े, ठीक है? और इनके 2 कार्यकाल रहे हैं वैसे कार्यवाहक के रूप में, एक तो अब रहा है और एक उसके बाद 11 जनवरी लास्ट में आएगा, वो 11 जनवरी 1966 से लेकर 24 जनवरी 1966 तक रहा। और एक कार्यकाल कार्यवाहक के रूप में हम पढ़ ही रहे हैं गुलजारी लाल नंदा का, ठीक है? और इनकी बुक, गुलजारी लाल नंदा की बुक 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान, ये इनकी बुक है। भारत रत्न 1997 में दिया गया। इनके बाद आते हैं लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति। ये रहते हैं 1964 से लेकर 66 तक, 11 जनवरी तक, क्योंकि 11 जनवरी से इनका दूसरा कार्यकाल स्टार्ट होता है गुलजारी लाल नंदा का।
लाल बहादुर शास्त्री 1952 से लेकर के 1956 में रेल मंत्री भी रहे थे। ये पहले रेल मंत्री भी थे, पहले मतलब इससे पहले, ठीक है? रेल मंत्री रहे, होम मिनिस्टर भी रहे 1962 में। जब भारत और चाइना का जो युद्ध हो रहा था, उस समय पे ये मंत्री थे, गृह मंत्री, ठीक है? फिर भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, वहाँ पर समझौते के लिए ये गए थे उज़्बेकिस्तान। ताशकंद एक जगह है, ताशकंद, उज़्बेकिस्तान में ये जगह पड़ती है। यहाँ पर समझौता होना था भारत और पाकिस्तान के बीच का, 1966 की बात है। तो वहाँ पर एक बताते हैं कि मिस्ट्री है आज तक कि इनकी मृत्यु कर दी गई, मतलब इनको मार दिया गया या मर गए, क्या हुआ पता नहीं, पता ही नहीं चला आज तक। इनको फिर भारत रत्न दिया गया। तो पहला अगर भारत रत्न आपसे पूछता है कि मरणोपरांत सबसे पहले किसको दिया गया, ऐसा कौन व्यक्ति था जिसको मरने के बाद भारत रत्न पहली बार दिया गया? तो भारत रत्न के इतिहास में ये पहली बार था कि किसी व्यक्ति को मरणोपरांत दिया जा रहा था, और वो थे लाल बहादुर शास्त्री 1966 में, ठीक है? तो अब इसके बाद जैसे ही इनकी मृत्यु हो जाती है, और मिस्ट्री आज तक है, इस पे बहुत सारी कमिटीज़ भी बनाई गई, और इनको शांति पुरुष के रूप में भी जानते हैं। 1966 में इनको भारत रत्न मिला, और इन्होंने जय जवान जय किसान 1965 में मरने से एक साल पहले रामलीला मैदान में ये नारा भी दिया था, और इसके बाद फिर से गुलज़ारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बन जाते हैं। इसके बाद फिर इलेक्शन होता है, और फिर से इंदिरा गांधी अब आती हैं। इंदिरा गांधी, इनके 3 कार्यकाल रहे इंदिरा के। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के 3 कार्यकाल हैं। एक तो 1966 से लेकर 1967 तक का, और 1967 से लेकर 1977 तक का, और 1980 से लेकर 1984 तक का, 3 कार्यकाल इनके रहे हैं। प्रथम महिला प्रधानमंत्री, ठीक है? कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही, क्योंकि कांग्रेस तो इन्हीं की हो गई, तो ये अब अध्यक्ष तो ये खुद ही रहेंगे ना। तो 1954 से लेकर 1960 तक खुद ही अध्यक्ष बने रहे। प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य, ये बात आप याद रखना। प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य। अच्छा, आपको ऐसा तो नहीं है बहुत ज़्यादा सजा-सजा के लिखने की आदत हो? ऐसे कि इधर लिख दिया, उधर लिख दिया, मतलब कि बहुत एकदम साफ-सुथरा कलर्स इस्तेमाल किए बहुत सारे। कोई बात नहीं है, आपको अच्छा लगना चाहिए पढ़ते टाइम। आप ऐसे लिख सकते हैं, बट शॉर्ट में लिखिए, ठीक है? और ये रही हैं 1964 से लेकर 1967 की, ठीक है? और प्रधानमंत्री ये बनती है 1966 में। तो आपको पता चल गया ना कि राज्यसभा की सदस्य थी ये। और पीएम के साथ इन्होंने अपने पास, प्रधानमंत्री के साथ इन्होंने अपने पास कौन-कौन से पद रखे? जैसे कि वित्त पद, वित्त मंत्री भी खुद ही थी ये। रक्षा मंत्री, इन्हें ज़रूरत ही नहीं थी किसी की कि कोई वित्त को सँभाले, कोई रक्षा, खुद ही सँभाल लेंगी सब। इन्होंने वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री का कार्यभार भी खुद ही सँभाला, इंदिरा गांधी ने, और प्रधानमंत्री भी खुद ही बनी रहीं। और गूंगी गुड़िया, ये इनका निकनेम दिया था किसने? राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया ने इनको गूंगी गुड़िया का टैग दे दिया। इन्हीं के समय पे याद रखेंगे 42वां संविधान संशोधन, जिसको हम मिनी संविधान के रूप में भी जानते हैं, 1976 में किया गया था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में, नेशनलाइज, जो नेशनलाइजेशन हुआ था, वो भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। 14 बैंकों का, बैंकों में मैं आपको पढ़ाऊंगा नेशनलाइज होता है तो क्या स्थिति बदलती है बैंक की, और क्या ज़रूरत थी नेशनलाइजेशन करने की। जब मैं बैंकिंग आपको पढ़ाऊंगा तो पूरा इतिहास आपको बताऊंगा। पहले 14 बैंकों का किया गया, फिर 6 बैंकों का किया गया। इन्होंने एक नारा दिया 1971 में, गरीबी हटाओ, और ये आज तक यही नारा दे रहे हैं कांग्रेस वाले, गरीबी हटाओ। एक रोटी की बात और गरीबी हटाओ, इसकी बात करते हैं ये। इससे आगे नहीं बढ़ पाए जब से देश आज़ाद हुआ तब से। प्रथम परमाणु परीक्षण, हो सकता है आपकी सोच अलग हो इनको लेकर के, मैं जो मुझे लगता है फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। प्रथम परमाणु परीक्षण जो है इस्माइल बुद्धा के नाम से जो किया गया था, वो इन्हीं के समय पे किया गया। 1975 में सिक्किम जो था, वो इन्हीं के समय पे विलय किया गया 1975 में, सिक्किम। ये महत्वपूर्ण घटनाएं बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है? 26 जून 1975 में राष्ट्रीय आपात लगाया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 26 जून 1975 में, 75, राष्ट्रीय आपात। और आप जानते हैं राष्ट्रीय आपात जैसे ही लगता है तो आपके कौन कौन से मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं, राष्ट्रीय आपात, और उस समय पे और ज़्यादा छीन लिए जाते थे।
उस समय तो कंडीशन था कि भाई 20-21 को छोड़कर, अब जो पढ़ते हैं ना 20-21 को छोड़ कर के सभी मौलिक अधिकार छीन लिए जाएँगे, तब वो भी छीन लेते थे। उसके बाद फिर संशोधन करना पड़ा, तब बचाया 20 और 21 को। अच्छा, उसके बाद आप देखें ऑपरेशन ब्लू स्टार, ये अमृतसर का जो मंदिर था ना, गोल्डन टेम्पल अब जो है, 1983 में यहाँ पर कुछ आतंकवादी आ गए थे, तो उन्हीं को निकालने के लिए एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार, तो आप इसको याद रखना क्योंकि फैक्ट्स में कभी-कभी पूछ लेता है, ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऐसे करके पूछ लेगा कि अमृतसर में जो आतंकवादियों को, घुसपैठियों को निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था, उसका नाम क्या था? ऑपरेशन ब्लू स्टार। मैचिंग में भी आ जाता है कभी-कभी। 1971 में भारत रत्न। अच्छा, ये देखो आप कि ये कब से कब तक प्रधानमंत्री रही हैं। तो मैंने बताया दूसरा कार्यकाल 4 मार्च 1967 से लेकर के 1977 तक रहा। देख रहे हैं आप? तो वहीं पर एक कार्यकाल आता है बीच में, तब आता है एक ईयर 1971, तो खुद को ही भारत रत्न डाला। तो 1971 में भारत रत्न, ठीक है। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय अखंडता, 31 अक्टूबर, इसको हम मनाते हैं राष्ट्रीय अखंडता दिवस। क्यों मनाते हैं? तो 31 अक्टूबर तक ही ये जिंदा रही थी। 31 अक्टूबर इनका अंतिम दिन था, इसीलिए इसको हम राष्ट्रीय अखंडता दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। भारत रत्न 1971 में दे दिया। 1977 में भारत रत्न बंद कर दिए गए थे। 1977 में भारत रत्न बंद, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं मोरारजी देसाई की। मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी, पहले गैर कांग्रेसी। अच्छा, आपसे ये पूछे, अगर आपसे ये पूछे कि पहले पूर्णतः गैर कांग्रेसी कौन थे, तब आप वहां पर अटल बिहारी को लगाएंगे। पूर्णतः गैर कांग्रेसी अटल बिहारी थे, लेकिन गैर कांग्रेसी पहले कौन थे? मोरारजी देसाई, ठीक है। अच्छा, 1952 में मोरारजी देसाई बंबई के मुख्यमंत्री भी रहे थे और 2 बार उप प्रधानमंत्री रहे हैं। जब, सॉरी, मतलब इनके टाइम पे, इनके समय पे 2 उप प्रधानमंत्री रहे हैं, चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन 1978 इन्हीं के समय पे किया गया, 1978। और इनका जन्मदिन 29 फरवरी, और आप जानते हैं 29 फरवरी यानी 29 फरवरी 28 के बाद जो आता है, ये कब आता है? आप जानते हैं हर साल तो नहीं आता। लीप ईयर और अनलीप ईयर तब आएगा, तो लीप ईयर कब आता है आपको पता होगा। 29 फरवरी को इनका जन्मदिन होता है, तो मतलब कि प्रत्येक 4 वर्ष बाद इनका जन्मदिवस मनाया जाता है। अच्छा, 10 बार इन्होंने बजट पेश किया जब ये वित्त मंत्री थे, तो सबसे ज्यादा 10 बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री रह चुके हैं ना पहले वाले, वित्त मंत्री भी रह चुके हैं ये। एकमात्र ऐसे पीएम हैं जिन्हें 2 सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिए गए 2 देशों के, भारत का भारत रत्न और पाकिस्तान का निशान ए पाकिस्तान। एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जिनको भारत के साथ-साथ प्रधानमंत्री को पाकिस्तान ने भी अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दे दिया। नेक्स्ट, भारत रत्न, और भारत रत्न इनको मिला, 2 मिल गए ना, पाकिस्तान का निशान ए पाकिस्तान और भारत का भारत रत्न, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह, ये 1974 से लेकर 1980 तक रहे, ठीक है। ये एक प्रसिद्ध जाट, और इन्हीं के टाइम पर ऋण मुक्ति विधेयक भी आया, और एक जोत अधिनियम 1960 में आया था, और ये 19 ऋण मुक्ति विधेयक 19 आई थिंक 1979 में आया है, इसको कंफर्म कर लीजिएगा। और 1967 से लेकर के
1970 तक ये यूपी के सीएम भी रहे। जनता पार्टी से अलग हो गए थे 1979 में और इन्होंने बनाया एक राष्ट्रीय लोकदल। फिर राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष अजीत सिंह रहे, उनके पुत्र, और फिर उनके नाती जयंत चौधरी इस समय राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष हैं। 8 सीटें इनकी राष्ट्रीय लोकदल की आई हैं इस बार। ऐसे पीएम जो एक बार भी, ये बात आप इनके बारे में याद रखेंगे कि ऐसे पीएम हैं ये, ऐसे पीएम जो एक बार भी संसद नहीं गए। ठीक है, ये क्वेश्चन कभी कभी शॉर्ट्स में पूछता है। इनकी बुक भी है, और बुक अबॉलिशन ऑफ जमींदारी टू प्लेंटिफ, ये इनकी बुक है। इन्होंने किसान के लिए बहुत कुछ किया, इसलिए किसान दिवस मनाते हैं। इनके जन्मदिन पर 23 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, इनके बाद आते हैं राजीव गांधी। राजीव गांधी, और राजीव गांधी का कार्यकाल रहता है 1984 से लेकर 1989। सबसे युवा पीएम, सबसे युवा पीएम थे। इंडियन एयरलाइंस में पायलट थे ये, इसीलिए इनके बहुत सारे वीडियोस हैं जो कि सोनिया गांधी के साथ में बहुत सारे वीडियोस इनके वायरल होते हैं हवाई जहाज उड़ाते हुए। तो ये पायलट थे और वहीं से इनकी लव स्टोरी स्टार्ट हुई थी। और इनके समय पे 61वां संविधान संशोधन किया गया और 1989 में हुआ था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, 61वां संविधान संशोधन। और इसमें 21 वर्ष हुआ करती थी मतदान की उम्र, उसे हटा करके अब किया गया 18 वर्ष। तो आज की डेट में 18 वर्ष है मतदान की उम्र, तो ये 21 वर्ष हुआ करती थी, तो उसको घटा दिया गया 18। और ये तमिलनाडु में गए थे 21 मई 1991 को प्रचार के लिए। तो वहाँ पर पेरम्बटूर एक जगह है, बम विस्फोट हुआ था और वहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई थी। इनको मरणोपरांत 1991 में भारत रत्न दिया गया। जयंती इनकी 20 अगस्त को मनाई जाती है, को हम सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, आगे विश्वनाथ प्रताप सिंह, नेक्स्ट पीएम विश्वनाथ प्रताप सिंह। इनके उप प्रधानमंत्री जो थे वह चौधरी देवीलाल थे। ये पहले यूपी के सीएम भी थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, 1980 से लेकर 82 तक सीएम रहे यूपी के। और 1984 में ये वित्त मंत्री भी रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए गए पहले पीएम थे ये, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए गए पहले पीएम। ठीक है, ओबीसी का जो 27% का रिजर्वेशन है ना ओबीसी का, वो इन्हीं के समय पे आया था। इसके बाद चंद्रशेखर, नेक्स्ट है चंद्रशेखर, प्रधानमंत्री चंद्रशेखर 1990 से लेकर 91 तक रहे। और आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आप जानते होंगे क्या है, नहीं जानते हैं तो हम आपको बैंकिंग में आपको बताएंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में क्या क्या प्रावधान हैं और कैसे कैसे इसमें हम आरबीआई के तहत यहाँ पर मेंबर हैं इसके, तो मैं आपको बताऊंगा। ये आईएमएफ में सोना गिरवी रखने वाले, सोना तो अभी भी रखा जाता है, लेकिन यहाँ पे इनके बारे में ये विशेष चर्चा होती है कि सोना गिरवी रखने वाले प्रधानमंत्री कौन थे, चंद्रशेखर। इनको युवा तुर्क के नाम से भी जानते हैं, युवा तुर्क निकनेम। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। ये वही व्यक्ति हैं कि जब इन्होंने शपथ ली तब ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, बाद में इन्होंने सदस्यता ली थी। इनको हम फादर ऑफ इकोनॉमी रिफॉर्म्स के रूप में भी जानते हैं। और 73वां संविधान संशोधन इन्हीं के समय पर हुआ। सेबी की स्थापना, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना भी इन्हीं के समय पर हुई। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है, टाई टेलीकॉम को रेगुलेट करता है, इरडा इंश्योरेंस को करता है, और आरबीआई यहाँ को करता है
मतलब आरबीआई बैंकों को रेगुलेट करता है। इनकी बुक अगर देखें बुक, तो बुक है द इनसाइट। ठीक है, तो पीवी नरसिम्हा राव हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी, इनके भी 3 कार्यकाल हैं। 3 कार्यकाल 16 मई से स्टार्ट होता है 1996 में, और एक 1999 में रहता है। 1999 से लेकर के 2004 तक रहता है। सबसे छोटा कार्यकाल 13 दिन का हुआ था। ठीक है, इनका जो जन्म दिवस है वो हम मनाते हैं 25 दिसंबर को, सुशासन दिवस। और सुशासन दिवस के रूप में हम सुशासन एक अवार्ड भी देते हैं, समय आपने करंट अफेयर में भी पढ़ा होगा। ये 10 बार लोकसभा के सदस्य रहे, 2 बार राज्यसभा के रहे, 2 बार राज्यसभा के रहे। जय जवान जय किसान जय विज्ञान इन्होंने नारा दिया लाल किला पर। जय जवान किसने दिया था? ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान जय विज्ञान ये इन्होंने दिया। ठीक है, पहली बार संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण इन्होंने दिया था। संयुक्त राष्ट्र आप जानते हैं, संयुक्त राष्ट्र, और ये यूएनओ के बोर्ड्स हैं। यूएनओ भी मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में पढ़ा दूंगा। संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में इन्होंने पहली बार भाषण दिया था, पहले व्यक्ति हैं ये ऐसे। ठीक है, इनकी बुक्स हैं बहुत सारी हैं। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी न्यू डायमेंशंस 1977 में दी गई थी। और असम प्रॉब्लम्स इनके सामने बहुत ज़्यादा थी, तो असम प्रॉब्लम्स पे इन्होंने बुक लिखी है। युग पुरुष के रूप में इनको जानते हैं, युग पुरुष। और संकल्प काल 2002 में इन्होंने लिखी थी, संकल्प काल 2002 में इन्होंने किताब लिखी थी। 2015 में अभी इनको भारत रत्न दिया गया। इनकी जो माता थी उनका नाम भी कृष्णा था, पिताजी का भी नाम कृष्णा था। ठीक है, तो माता का नाम सिर्फ कृष्णा और पिता का नाम कृष्णा बिहारी वाजपेयी, उन्हीं के नाम पर इनका नाम अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट हैं एच डी देवगौड़ा। ये भी ऐसे व्यक्ति थे कि शपथ लेते टाइम ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। एच डी देवगौड़ा। ठीक है, इनके बारे में कोई खास विशेष उपलब्धि नहीं है। इनके बाद थे इंद्र कुमार गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल विदेश मंत्री रहे थे, राजदूत के रूप में बनने वाले पहले राजदूत थे पहले ये, और रूस के राजदूत, और उससे बनने वाले ये पहले प्रधानमंत्री थे। पड़ोसियों से बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए उन्होंने 5 सिद्धांत दिए, और उन्हीं को हम गुजराल सिद्धांत के रूप में जानते हैं। गुजराल सिद्धांत, इनका नाम इंद्र कुमार गुजराल था, तो इसीलिए गुजराल सिद्धांत। ये क्या है? पड़ोसियों से बेहतर संबंध बनाने के लिए। नेहरू के बाद अपनी आत्मकथा लिखने वाले पहले पीएम नेहरू ने लिखी थी। इसके बाद इन्होंने लिखी आई के गुजराल ऑफ डिस्क्रिएशन। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनके बारे में तो आप जानते ही होंगे, 2 कार्यकाल रहे हैं, 2004 से 2009 और 2009 से 2014 तक का जो रहा है। ठीक है, प्रथम सिख व्यक्ति थे, और 1972 से लेकर 76 में मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे। आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं 1976 के बाद, यानी 82 में 82 से लेकर 85 तक। योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे थे 1985 से लेकर 87 तक। और अभी अभी हाल ही में अनुपम खेर की एक फिल्म बनाई गई थी ना, द एक्सीडेंटल ऑफ प्राइम मिनिस्टर, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर ये नाम था उसका। तो अब ये इन्हीं पे बुक बनाई गई है, सॉरी फिल्म बनाई गई है। वित्त मंत्री भी रह चुके हैं 1991 से 96 तक, और इनकी बुक है टू द नेशन फॉर द नेशन। बुक याद रखेंगे, टू द नेशन फॉर द नेशन, ये इनकी बुक टू द नेशन फॉर द नेशन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी का जन्म जो है 1950 में हुआ, तो स्वतंत्र भारत में जन्मे पहले प्रधानमंत्री हैं ये। और 2014 से लेकर 2019 तक का इनका कार्यकाल रहा था। अब नया कार्यकाल चल रहा है 2019 से और प्रेजेंट तक। गुजरात के सीएम रहे थे, गुजरात के सीएम 2001 से रहे हैं और 2014 तक। बात कर रहे हैं हम मोदी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ठीक है, इन्होंने ये तय किया कि 17 सितंबर को इनका जन्म 17 सितंबर को सेवा दिवस के रूप में मनाया जाएगा।
इनकी उपलब्धियों में देखें कि इन्होंने जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान ये करके नारा दिया, उसमें जय अनुसंधान और जोड़ दिया है और 2019 को दिया था, पंजाब ये गए थे उस समय पर। इनकी बुक है सोशल हार्मोनी, ज्योति पुंज इनकी बुक है, सोशल हार्मोनी, ठीक है? और इन्होंने मेक इन इंडिया और सत्यमेव जयते, डिजिटल इंडिया 2016 में चलाया था, योग दिवस इन्हीं के समय पे स्टार्ट हुआ, 21 जून को मनाते हैं योग दिवस और 17 सितंबर को सेवा दिवस मनाया जाया करेगा, ठीक है? और 16वीं लोकसभा में ये बनारस से सांसद चुने गए हैं, ठीक है? यहाँ पे हमने प्रधानमंत्रियों की सभी बातें लगभग कंप्लीट कर ली हैं और कोई ख़ास इसमें अब कुछ रह नहीं जाता है। विशेष उपलब्धियाँ मैंने आपको बता दी, मुख्य-मुख्य जो बातें हैं वो आपको मैंने बता दी हैं और ज़्यादातर कुछ बातें मैंने बोल कर के बताई हैं, आपको लगता है कि वो इम्पोर्टेंट है तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैंने कुछ चीज़ें लिखी भी हैं, तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है? अगर जैसे बात करें कि प्रधानमंत्री ऐसे कौन-कौन हैं जो जिन्हें भारत रत्न मिला है, तो जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मोरारजी देसाई, गुलज़ारी लाल नंदा और ये लास्ट अटल बिहारी वाजपेयी 2015 में इनको मिला था। ये 7 प्रधानमंत्री ऐसे रहे हैं जिनको भारत रत्न मिला है, ठीक है? और अगर आपसे पूछता है कि एक से ज़्यादा बार कौन प्रधानमंत्री रहे, तो जवाहरलाल नेहरू रहे, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी, मनमोहन सिंह, इस समय मोदी भी 2 बार रह चुके हैं। तीसरी बार की भी संभावना जताई जा रही है। और त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। सबसे युवा राजीव गांधी और सबसे उम्रदराज मोरारजी देसाई 81 साल के थे ये। चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी जिन्होंने विश्वास प्रस्ताव पे मतदान होने वाला था उससे पहले ही रिजाइन दे दिया, ठीक है? और कुछ ऐसे भी प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने विश्वास मत जो है वो प्राप्ति नहीं कर पाए थे, तो उन्हें रिजाइन देना पड़ा, जैसे विश्वनाथ प्रताप सिंह, एच.डी. देवगौड़ा, ये व्यक्ति ऐसे रहे हैं, ठीक है? कार्यवाहक आपको बता ही दिया मैंने, गुलज़ारी लाल नंदा 2 बार रहे थे कार्यवाहक। सबसे छोटा अगर कार्यकाल आपसे पूछता है, तो अटल बिहारी का रहा था केवल 13 दिन का और ये उसी समय की बात है कि बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट बड़ा ही फ़ेमस हो रहा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि अ, कांग्रेस का पतन होना स्टार्ट हो जाएगा, इस तरीके का स्टेटमेंट है। तो वो ये 13 दिन की जो सरकार थी, एक वोट से गिर गई थी इनकी सरकार, तब ये इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि आज जिस तरीके से कांग्रेस हम पर हँस रही है, उस तरीके से पूरा देश कांग्रेस पर हँसेगा, ये स्टेटमेंट इनका था। सबसे लंबा कार्यकाल तो जवाहरलाल नेहरू का है, लेकिन संभावना है कि मोदी जी आगे निकल सकते हैं। खैर, यहाँ पर हमारा प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी, महाधिवक्ता ये सब हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है? और फिर भी अगर आपका कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, कोई सुझाव है, तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक बताइएगा और कुछ समय में मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड करवाऊँगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप वॉइस मैसेज के माध्यम से या फिर टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से व्हाट्सएप पे भी बता सकते हैं, ठीक है? बाकी अभी आपको ईमेल भी आपके पास है और कमेंट सेक्शन आपके पास है। अगर आपको ये सब इन्फॉर्मेशन, जानकारी को सीखने को मिल रहा है, तो वीडियो को शेयर करिएगा अपने ग्रुप्स में और सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा। अगर आपका मन अच्छा लग रहा है आपको सब चीज़ें, तो आप सब्सक्राइब भी करिएगा अगर आपने नहीं किया है तो। ख़ैर बाकी हम आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़, लेक्चर्स प्रोवाइड करवाते रहेंगे स्पेसिफ़िक सब्जेक्ट्स पे। अगर आपकी कोई स्पेसिफ़िक रिक्वायरमेंट है कि आपको वो पहले पढ़ाना चाहिए, जैसे कि बैंकिंग है या इकोनॉमी है, कोई भी चीज़ है, अगर आपको लगता है कि वो पहले पढ़ना है, क्योंकि मैं धीरे-धीरे इन चीज़ों को टाइप भी करता हूँ, जो हम एमसीक्यू चला रहे हैं उनको टाइप करना, इन सब में बहुत समय लगता है तैयार करने में। स्पेसिफ़िक क्वेश्चन, मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए उसमें और इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन होना चाहिए, तो वो सब चीज़ें तैयार करने में बहुत समय लगता है और अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर या एमसीक्यूज़ में, तब तक अपना ख़्याल रखिएगा। ओके, बाय।